आपके सामने मैं क्वेश्चन कुछ रखता हूं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो सिलेबस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर टेस्ट। तो नंबर एक आप देखेंगे, अवर डैश वॉन द मैच। अब यहां पर आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ग्रामर का पार्ट है सवाल पूछने वाला। तो देखिए अवर डैश वॉन द मैच, आप देख पाएंगे यहां पर चार ऑप्शन है, हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से हमें सही आंसर देना है। सही आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए में है कैटल, ऑप्शन बी है क्राउड, ऑप्शन सी है टीम और ऑप्शन डी है हर्ड। अब यहां पर देखिए, यहां तक मैं समझता हूं कि इस सवाल में, इस क्वेश्चन के अंदर नाउन से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, जो बात पूछी जा रही है, जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो नाउन पूछा जा रहा है कि इसके अंदर सही नाउन क्या होगा। ठीक है, तो सही नाउन क्या होगा? अब जैसा कि हम देखते हैं आवर डैश वॉन द मैच, हमारी क्या चीज है जो मैच जीत गई है? वॉन यानी जीत गए हैं। क्या चीज जीत गए हैं? मैच जीत गए हैं। मैच के मीनिंग होते हैं मुकाबला। ठीक है, तो मुकाबला जीत गए हैं। तो हमारी किस चीज ने मैच को जीत गया है? कैटल ने, क्राउड ने, टीम ने या फिर हर्ड ने? तो हम जानते हैं इसका सही आंसर टीम होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई है। तो यहां पर हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, टीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देयर इज सो डैश स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, देयर इज सो डैश स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में से हमें सही उत्तर देना है, सही आंसर देना है। तो क्या आना चाहिए? अब जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका ताल्लुक मॉडल से है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस में मॉडल भी एक पार्ट है, तो मॉडल्स को भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इन तमाम सवालों के जवाब हमारे लिए देना आसान तब होता है जिस वक्त हम सिलेबस को अच्छे से जान लेते हैं और उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज सो डैश स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं स्मोक की, तो स्मोक से पहले हमें बताना है कि किस वर्ड का यूज करें ऐसा कि सेंस हमारा कंप्लीट हो जाए या सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो स्मोक से पहले मैनी स्मोक, मच स्मोक, फ्यू स्मोक या फिर सम स्मोक, इन सही चार ऑप्शन में से हमें एक सही ऑप्शन देखना है। चारों ऑप्शन में से हमारे पास ऑप्शन है मच, देयर इज सो मच, देयर इज सो मच स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी। तो यहां पर बात हो रही थी एक ऐसे नाउन की जो अनकाउंटेबल है। आप स्मोक को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे थे? मच का यूज कर रहे थे। देयर इज सो मच स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी से बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है बाहर। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, आई मेट अनु यस्टरडे डैश इनवाइटेड मी टू हर हाउस। देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमें पहले सेंस को समझना होता है। हमेशा याद रखिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि उस सवाल को आप कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ें ताकि वो सवाल अच्छे से समझ में आ जाए कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। आई मेट अनु यस्टरडे, मैं कल अनु से मिला, डैश इनवाइटेड मी टू हर हाउस, उसने मुझे घर पर इनवाइट किया। तो हर इनवाइटेड या शी इनवाइटेड, मी इनवाइटेड या फिर आई इनवाइटेड? तो उसने मुझे इनवाइट किया है अपने घर पर, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो जहां तक हम समझते हैं इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है वो हमें यहां पर यूज करना है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? शी। अब देखिए यहां पर सेंस किस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई मेट अनु यस्टरडे, मैं कल अनु से मिला, शी इनवाइटेड मी टू हर हाउस, उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया। तो हम यहां पर समझ लेते हैं कि सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? शी, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट की जरूरत थी। और किस सब्जेक्ट की जरूरत थी? थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप ये समझ लें कि
एंट्रेंस के टेस्ट में क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, किस टाइप से वहां पर सवाल पूछे जाते हैं और हम उनका आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, तो हम सवाल को पढ़ने के साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि ग्रामर का कौन सा चैप्टर है या कौन सा वो पार्ट है जिससे ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो हम अभी कर पाए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर था शी, तो शी एक सब्जेक्ट है, तो हमें एक चैप्टर ये भी पढ़ना होगा ग्रामर के अंदर कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, वो एक महान आदमी बन गया। तो यहां पर हमें 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है कि सही ऑप्शन क्या फिल किया जाएगा। ठीक है, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, तो हम यहां पर देखते हैं सही सेंस क्या बनेगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया, ए एन द को हमें पढ़ना है, जो कि एक चैप्टर है ग्रामर के अंदर आर्टिकल से रिलेटेड। तो ए और एन ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, और द हमारा डेफिनेट, द डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इंडेफिनेट। मैं आपको बता देता हूं लिखकर कि द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और ए या एन का यूज अगर हम करते हैं तो हम इसका नाम देते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक नाम है, तो कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो हमें बस सिर्फ नाम पता चला है कि दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें यह जानना है कि किस आर्टिकल का यूज हमें इस सेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर करना है। तो देखिए, ही बिकेम अ ग्रेट मैन, तो हम यहां पर लिखेंगे अ ग्रेट मैन, सही ऑप्शन हमारा होगा इसके अंदर ऑप्शन ए में, जो ए लेटर दिया हुआ है इसका मतलब होगा कि वो एक महान आदमी बन गया। He became a great man। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर। तो देखिए, जब हम किसी फूड का नाम लेते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो कभी भी आमतौर पर हम इन वर्ड से बचते हैं, आर्टिकल से, खास तौर से ए एन द का इस्तेमाल मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं आई वॉज इन्वाइटेड टू आ डिनर, द डिनर, एंड डिनर, तो इसका ऑप्शन डी भी दिया हुआ है यहाँ पे, नो वर्ड, मतलब कोई वर्ड आएगा ही नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका मतलब ये है कि जो ए बी सी 3 ऑप्शन थे उनका यूज करना ही नहीं है। ऑप्शन डी का मतलब ये है कि ऑप्शन डी में कहता है नो वर्ड, कोई वर्ड यूज करना ही नहीं है आपको। तो यहां पर आप देखेंगे कि आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर, मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया गया था, तो यहां पर हम नो वर्ड यूज करेंगे, मतलब किसी वर्ड का यूज होना ही नहीं है। इसका मतलब यहां कोई वर्ड आएगा ही नहीं, ये सेंटेंस हमारा अपने आप में ही कंप्लीट है। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, मैं डिनर के लिए इन्वाइट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, ही लिव्स डैश भोपाल। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए में ब्लैंक, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन। तो देखिए, यहां पर एक सिटी का नाम है, तो जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ डेटरमिनर्स के बारे में हम समझेंगे कि ग्रामर के अंदर डेटरमिनर्स का पार्ट क्या होता है। तो डेटरमिनर्स के अंदर हम देख पाते हैं कि जिसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है, ही लिव्स डैश भोपाल, यहां पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये सवाल है। तो प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है वर्ड को वर्ड से। ठीक है, इसको हम कनेक्टर भी कह सकते हैं। तो कनेक्टर्स का काम होता है कनेक्ट करना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, या कुछ वर्ड्स को किसी सेंटेंस में, या किसी सेंटेंस को कुछ किसी दूसरे सेंटेंस में, किस लिए कि बात कंप्लीट हो जाए, बात पूरी समझ में आ जाए। तो हम यहां पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल की बात कर रहे हैं। यहां पर ही लिव्स डैश भोपाल, वो भोपाल में रहता है, हम यहां पर यूज करेंगे इन का। ये हमेशा याद रखिएगा कि इन और एट ये 2 वर्ड होते हैं, छोटी जगह के नाम के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़ी जगह के नाम के लिए हम हमेशा इनका यूज करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भोपाल की, तो भोपाल एक बड़ा शहर है, ही लिव्स इन भोपाल, वो भोपाल में रहता है। तो जब हम प्रीपोजिशन के एक एक वर्ड को पढ़ लेंगे,
उनके रूल्स को समझ लेंगे तो हम यहाँ पर कभी कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं कि हमारा सेंटेंस के अंदर सेंस बनाने के लिए किस ऑप्शन का चूज करना जरूरी है, कौन सा वर्ड हमें चूज करना चाहिए, कौन सा वर्ड चूज नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमें पता चलता है प्रीपोजिशन को पढ़ने के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर एंट्रेंस टेस्ट में 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग रूल्स होते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं अगर जैसे दिल्ली जामिया की, तो वहां पर तकरीबन 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में उस टेस्ट से रिलेटेड जो एंट्रेंस में आपको फेस करना ही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सिलेक्ट द प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ यानी एक नाउन है, टूथ का प्लूरल नाउन क्या होगा? देखिए, टूथ का मतलब यहां पर है एक दांत, तो हम यहां पर बात करते हैं टूथ का प्लूरल नाउन क्या होता है। तो यहां पर हमारे पास सही ऑप्शन है सी, टीथ। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन में से जहां हम देखते हैं वो सही ऑप्शन है हमारे पास टीथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 8 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, सिलेक्ट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ पोइट। पोइट एक जेंडर है, लेकिन इस जेंडर के बारे में हमें बताना है कि इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा। हम जानते हैं पोइट एक मैस्कुलाइन जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर नहीं जिससे पता चलता है मेल पर्सन के बारे में। तो हम यहां पर बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की कि इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा। तो हम जानते हैं पोइट कहते हैं कवि को या शायर को। ठीक है, तो पोइट का अपोजिट जेंडर होता है पोइटेस। पोइटेस यानी कवियत्री, या फिर हम उर्दू में कह सकते हैं शायरा, हिंदी में कहते हैं कवियत्री। तो पोइटेस का मतलब कवियत्री जो कविताएं लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। हालांकि मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, आमतौर पर 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन लास्ट आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में नहीं पूछा जाता एमयू के टेस्ट में। खैर हम यहां पर थोड़े से एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन और रख रहे हैं ताकि आपको और समझ में आ पाए कि ग्रामर का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, जिससे कि हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ही डैश बैक टू इंडिया इन 2020। यहां पर बात हो रही है समय को लेकर कि वो सन 2020 में इंडिया वापस आया। तो हमें यहां पर एक्शन को समझना है कि हमारे पास एक्शन कौन सा यूज होना चाहिए। 4 ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन में हर जगह पर एक्शन वर्ड दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है कम, ऑप्शन बी में है केम, ऑप्शन सी में है कमिंग, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, मतलब कोई वर्ड आना ही नहीं है। तो हमें यहां पर समझ लेना चाहिए कि यहां पर जो सेंस है वो क्या है। यहां पर सेंटेंस हमारे पास है सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एक्शन गुजरे हुए समय में हुआ है, कोई एक्शन गुजरे हुए समय में हुआ है। तो हम यहां पर बात करेंगे केम को लेकर। ही केम बैक टू इंडिया इन 2020, वो 2020 में इंडिया वापस आया। तो हमें यहां पर समझ लेना चाहिए कि यहां पर हमें टेंसेस भी पढ़ने हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन अब मैं नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन इसलिए रखे थे कि आप इन 10 सवालों से ये समझ लें सिलेबस के साथ साथ कि किस टाइप से क्वेश्चंस एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाएंगे या पूछे जाते रहे हैं। विच वन इज द कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने बताया था सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक पार्ट है जो ग्रामर का पार्ट है जो आपको पढ़ना है, और इसकी स्टार्टिंग होती है हमेशा नाउन से। और नाउन की कितने काइंड्स होते हैं ये भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो नाउन क्या होता है? नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इसके 5 काइंड होते हैं, जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं। विच वन इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिसके अंदर हम कलेक्शन देखते हैं। तो 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन में है वाराणसी, मैंगो, फैमिली या हंगर। इन 4 ऑप्शन से हमें पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होना चाहिए। तो सही आंसर हमारा होगा कलेक्टिव नाउन में फैमिली, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के डिफरेंट लोग या मेंबर्स होते हैं जिससे फैमिली बनती है।